तंत्र से लोगों को डरना चाहिए? बिना नाम लेते हुए बोलूंगा, एक ऑफिस होल्डर हैं बहुत somebody high up in the chair, तो जब उनको पता चला कि मैं कश्मीरी शैविज्म का नॉन कश्मीरी बंदा हूँ तो वो थोड़ा डर भी गई मुझसे। मैंने उनसे पूछा जो मैंने सुना है, तंत्र भारत के लिए शक्ति का भी प्रतीक रहा है, उसके बावजूद भी कश्मीर में इतने लोगों पे अत्याचार हुआ हमारे। इसमें आपका प्रश्न क्या है? लास्ट वाला जो है याद रखना, शरणागति। तंत्र में ये चीज कैसे काम आती है? बहुत मुश्किल है शरणागति जिसकी आप बात कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि तंत्र मंत्र में वो काफी सारी यंत्र टेक्निक्स बनाकर वो क्या काम करती हैं। ये तो किसी चीज को इन्फीरियर और सुपीरियर में, फिर इसी से आती है स्पिरिचुअल ईगो। स्पिरिचुअल ईगो कि मैं इससे बढ़िया हूँ। जो भगवान से मांगने का प्रयास करता है, तो मेरा विचार गलत था कि मांगने वाला गलत है, और वो मांगेगा भी उसी से ही। मांगेगा भी उसको ही, उससे किसी और चीज को अगर मांग ले तो वो भक्त नहीं है। उससे नौकरी मांग रहा है, तो भक्ति में थोड़ी कमी है। परमात्मा बलि का भूखा है या भाव का भूखा है? बलि के रूप में भी भाव ही चढ़ाते हैं। हम अपना क्या चढ़ा रहे हैं? अपना तो रावण ने भी चढ़ाया था। हमने फूल तोड़ा, उसी का फूल तोड़ा जो जिंदा था, उसको मारा और उसके चरणों में चढ़ा दिया। अपना क्या चढ़ाया? ईश्वर की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी उपासना आप तभी कर सकते हैं जब आप सब चीज में ईश्वर को देखकर किसी चीज का बिना अहित किए या फिर कम से कम अहित किए आप उसको वो चढ़ा सकते। जब कृष्ण कहते हैं कि मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो आदमी की इतनी औकात कैसे हो जाती है कि वो विचारों का चुनाव कर पाता है? या ये भी उसी की मर्जी से होता है? ये वही अहंकार है जिसको जो अटैच करता है कि इसको मैंने किया, वो उससे डिफरेंट नहीं है। तो प्रेम क्यों नहीं चढ़ा रहे? चढ़ा पाएंगे आप, चढ़ाइए। रावण तो अपना सर चढ़ाता था। गंगोत्री मंदिर के पास अगर आप पहले नहीं गए हैं कभी गंगोत्री, तो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बहुत ही पवित्र धाम है। 4 चफेरे कानू चक्रा मारदा, जीतिया हुईया बाजिया कानू हारदा, देख ले सोना हर हर दे विच वसदा, तेरिया होकर तूता देख के हंसदा। आप कबीर बन चुके हैं? नमस्कार। सबसे पहले अगर आप द रियल वन पर नए हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग चैनल को रेगुलरली देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब्ड नहीं है। इस बीच होता क्या है कि आप हमारे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एपिसोड्स मिस कर देते हैं जो स्पिरिचुअलिटी, तंत्र अवेयरनेस, सनातन और रियल नॉलेज के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। तो आपसे गुजारिश है अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे डीप एपिसोड्स मिस ना करें। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऐसे सब्जेक्ट पर जहां कश्मीरी शैविज्म तंत्र, श्रद्धा, परंपरा, भक्ति और ईश्वर का असली रूप को एक गहरे पर्सपेक्टिव से समझा जाएगा। हमारे गेस्ट ने इस कॉन्वर्सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। क्या भगवान से मांगना गलत है? क्या स्पिरिचुअल इंसान वो होता है जो कुछ नहीं मांगता? या असली भक्त या असली भक्ति वो है जहां आदमी अपनी हर इच्छा और हर कर्म और हर चढ़ावा भी ईश्वर को ही समर्पित कर देता है? गाइस, इस एपिसोड में हम समझेंगे कि तंत्र सिर्फ टेक्निक्स या पावर का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है जहां इंसान हर चीज में ईश्वर को देखना सीखता है। कश्मीरी शैविज्म में शक्ति का क्या अर्थ है? श्रद्धा, परंपरा का असली कनेक्शन क्या है? और क्यों कुछ लोग तंत्र को सिर्फ इंफीरियर या सुपीरियर या कंट्रोल के एंगल से ही देखकर उसका मीनिंग खो देते हैं? और सबसे गहरी बात, जब कृष्ण कह रहे हैं मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर आदमी के अंदर यह अहंकार कैसे आ जाता है कि मैंने किया, मैंने चुना, मैंने चढ़ाया? गाइस, आज के पॉडकास्ट तंत्र के नाम पर डर फैलाने के लिए नहीं है। ये कॉन्वर्सेशन है अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी और सनातन के गहरे तत्व को समझने के लिए। तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। अभी 3-4 दिन पहले ही मैं कहीं से आ रहा था, तो आते आते मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात गूंजती रहती है। अगर मैं भगवत गीता की बातें करता हूँ ना, आखिरी श्लोक, सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
पहले क्यों भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राजयोग की बातें करी और फिर कहते हैं कि अगर वो सुनना चाहते हो अर्जुन जो तुम्हारी समझ और तर्क से परे है तो सुनो मेरा अंतिम उपदेश। जो भी मैंने तुम्हें ज्ञान आदि की शिक्षा दी वो सब भूल जाओ और केवल मेरी शरण में आ जाओ। तो मैंने सोचा कि अब मुझे, पहले मैं जब ड्राइविंग कर रहा था गाड़ी, पहले दिन जो ड्राइविंग करी होगी तो क्लच, गियर, रेस, लेकिन आज मुझे कोई बोले कि ड्राइविंग भूल जाओ तो ये हो सकता है? वो तो अपने आप पैर जा रहे हैं। कंसिस्टेंसी यही चीज करवाती है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अभी जो आप बोल रहे हो दीपक, राइट, आज से 6 या 7 महीने पहले मेरी गाड़ी, मैं और मेरा एक मित्र, हम जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे और उस गाड़ी को बहुत टाइम से ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत प्यारी है मेरी, लेकिन वो ब्रेक डाउन हो जाती है उधमपुर में। एक रास्ते पे एक शहर आता है, आई थिंक अक्टूबर लास्ट ईयर की बात है, और गाड़ी ब्रेक्स डाउन, उसका इंजन सीज हो रहा है। मैं वोल्क्सवैगन वालों को फ़ोन करता हूँ उनके टोल फ्री नंबर पे, वो उठाते हैं, क्रेन उठा के ले जाते हैं जम्मू। 6-7 महीने 8 महीने हो गए। उसके बाद जब भी जितना टाइम कश्मीर में या श्रीनगर में स्पेंड करता हूँ तो मेरे लिए कुछ भले इंसान हैं, कुछ लोगों ने गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया था, तो आई वॉज गेटिंग अराउंड, राइट, बट आई वुड से आई वॉज बीइंग शॉफर्ड अराउंड, आराम से पीछे बैठ के, क्योंकि काम रहता है थोड़ा बहुत। बहुत टाइम के बाद अभी कुछ हफ्ते भर पहले मैंने बोला कि सरदार जी जो मुझे ड्राइव कर रहे थे, आप एक बार एक काम कीजिए, घर जाइए, थोड़ा मेरा मन कर रहा है ड्राइव करने का। तो 2-4 दिन मैंने ड्राइव कर लिया। तो मेरे साथ जो लोग बैठे हैं, सर आपको गाड़ी याद है चलानी क्या? एग्जैक्टली वही आप बोल रहे हैं। एक बार जो चीज़ सिस्टम में बैठ जाती है उसके बाद वो वहाँ से तो आप नीचे नहीं जा सकते। चालाकी से परमात्मा ने अर्जुन को कहा कि भूल जाओ कुछ नहीं। लास्ट वाला जो है याद रखना, शरणागति। तंत्र में ये चीज कैसे काम आती है? बहुत मुश्किल है शरणागति जिसकी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, जो कि लगता सबसे असंभव है। नहीं, ऐसा भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज इफ असंभव होता तो बहुत सारे लोगों जिनका एग्जाम्पल लेके हम सीखते हैं थोड़ा बहुत अभी, वो एग्जाम्पल क्रिएट ही नहीं होता, राइट। बहुत सही। सुदामा एग्जाम्पल नहीं है, वो तो कृष्ण जी जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके टाइम लाइन का है। तो शरणागति इतनी ईजी नहीं होती, लेकिन हमको लगता है कि शायद सबसे ईजी तो यही है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में तो काम है करना। यहाँ पे काम नहीं है, बट वो काम हो नहीं पाता। करता हुए भी आकर्ता होने का भाव आप समझते हैं, इस चीज़ को फील करते हैं। डू यू लिव दिस ऑल्सो 24/7 365? क्या हम जीते हैं इसमें, इस शरणागति में, समझने के बाद भी? बिल्कुल नहीं। तो आसान तो नहीं है, इम्पॉसिबल है। अभी मेरे लिए तो ये जंग है जो पता नहीं जीती जाएगी या इसमें मरा जाएगा। गुड। अगर हार गए तो सीखेंगे और नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रोवाइज करते हुए फिर से अप्लाई करेंगे। जीत गए तो फिर ओशो को पढ़ते हो? थोड़ा बहुत पढ़ा है, आई थिंक ग्रेड 9th या 8th में आसपास पढ़ा होगा उसकी। इतने पहले? बहुत पहले। तंत्र को नकार देते हैं, कहते हैं तंत्र जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये बकवास है, चेतना का स्तर ही सब कुछ है। क्या वही तंत्र है? वो भी तंत्र ही है। वो भी तंत्र ही है। तंत्र का मतलब ही टेक्निक है। टेक्निक। तो जिस भी काम को आप कर रहे हैं दीपक, उस चीज को करने का एक अगर टेक्निक आपको पता है, वही तंत्र कहलाता है। लेकिन आजकल भैरव तंत्र की बातें चलती हैं। आप जैसे कश्मीरी शैविज्म तंत्र से आते हैं, ये तंत्र क्या है और ये तंत्र क्यों है? लाइफ में क्या पर्पस है इसका? अपने आप को जानने का मार्ग है ये। अपने आप को जानने का मार्ग है। और आप कौन हैं? तो आप शिव हैं। कश्मीरी शैविज्म आपको बस इतना ही बताता है। उसके लिए जो भी रास्ते पॉसिबल हैं और जो भी रास्ते महर्षियों, ऋषियों, गुरुओं ने परंपराओं के थ्रू हमारे तक पहुंचाया है, उस रास्ते का नाम ही तंत्र है। उस टेक्निक को हम त्रिका बोलते हैं या त्रिका तंत्र। शंभो, ये 2 मंत्र पढ़ के जो मैंने अपनी कॉफ़ी में थोड़ा एनर्जी अपना डाला और थोड़ा उनको अर्पण किया, ये भी एक तंत्र है। नहीं, क्या ये साइकोलॉजिकल है या फिर ये रियल में कुछ? आप इसका मतलब साइकोलॉजिकल चीज़ों को और रियलिटी को अलग अलग देखते हैं।
क्या ये अलग अलग है? कॉफी, थैंक यू। अच्छी लगी आपको? बहुत बढ़िया। सॉरी, अभी बस 2 मिनट में और कूलिंग हो जाएगी। दिल्ली में अभी आज ही सुबह आया हूँ, तो टेम्परेचर डिफरेंस है श्रीनगर और यहाँ। सर दिल्ली में रह पाना अभी के, ये भी साधना है शायद। इनफैक्ट अभी 10-12 दिन पहले somebody who I guide पहली बार स्टेट से फ्लाई करके इंडिया आता है। और थोड़ा बहुत मेरे काम में मदद करते हुए साथ साथ में अब वो मेरे साथ दिल्ली में है यहाँ पे। वो उसका पहला इंडिया ट्रिप है, और वो सबसे खूबसूरत जगह जिसको बोलते हैं श्रीनगर या कश्मीर की घाटियों में अपने आप को पाता है। जब वो आज दिल्ली आए मेरे साथ, और इतने टाइम के बाद मैंने भी गाड़ियों की हॉन्किंग, बहुत सारा आसपास में एक्टिविटी होता हुआ जब आप देखते हैं तो डिस्टर्ब होते हो? मैंने उससे क्योंकि जैसे भी गेट बंद हुआ ना तो आप बड़े इरिटेट हुए। मैंने उससे एग्जैक्टली यही बोला था अभी दीपक कि चलो मेरे साथ गंगोत्री, पहली बार जा रहे हो, वहाँ पे इतनी शांति मिलेगी ना, जब वहाँ से शायद थोड़ा सा पीस लेकर तुम वापस लौटोगे तो दिल्ली जैसे शहर में तुमको टेस्ट किया जाएगा। मेरे साथ होता है, मेरे साथ होता है। तो ये शायद टेस्ट। मैं एवरी सैटरडे संडे त्राटक साधना के लिए जंगल में जाता हूँ। कंटिन्यू 36-37 आवर्स इतनी शांति में त्राटक करने के बाद इतने माइंड को एक, और हल्का सा कोई हॉर्न भी इतना इरिटेट कर देता है, एकदम से ही चौंका देता है। Yeah. Our body gets used to some things. Not only physical body but also mental body, emotional body, right? जब आप बहुत कम चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आपका भी एक इक्विलिब्रियम बहुत पीसफुल हो जाता है। You're not exchanging energies with a lot of other entities, things. और फिर आप जब शहरों में आते हैं या फिर जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी चल रही हो, बहुत सारा फ्लेवर हो, तो आप थोड़ा सा तो मचल जाते हैं। उसको डिस्टर्बेंस बोलें या क्या, मतलब ये तो फिर अगेन, बट इट टेस्ट्स यू। समथिंग लाइक दिस रियली पुट्स यू इनटू टेस्ट। कितना मैच्योर हुई आपकी साधना, ये शायद यहाँ पे आके टेस्ट हो जाता है। हर चीज़ आपको इरिटेट करने वाली होती है, नहीं? इतनी गर्मी, लोगों का चिल्लाना, हॉन्किंग कॉन्स्टेंटली, पोल्यूशन, सब कुछ है जो को आपको रेस्ट नहीं दे रहा होता। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने रास्ते में ना पहले इतने सारे केले के छिलके फेंक देता है कि अगर मुझ तक पहुंचना है तो संभल के आ, होश में आ, देखता हुआ आ। ओनली डिजर्विंग पीपल। शायद तभी हमसे गलतियां होती हैं, तभी हम फिसलते हैं, फिर उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टेंटली। कौन नहीं फिसला? आप बताइए ना कि आप क्या करते हैं पूरे दिनचर्या में ये होश कायम रखने के लिए? क्या सूत्र है? सांसें? शायद यहाँ से शुरुआत जरूर होती है। सांसों से? यस, शुरुआत यहाँ से जरूर होती है, बट और ये मेरा अपना सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस ही होगा जो मैं बता सकता हूँ, राइट? जहाँ से मैं देखता हूँ अभी चीज़ों को, वो मुझे इतना ज़रूर एहसास दिलाता है कि इवेंचुअली द जर्नी इज़ टू गेट लिबरेटेड। शायद हमने लास्ट पॉडकास्ट में इसकी थोड़ी बहुत बात करी थी कि अगर इस बंधन से लिबरेट होने का रास्ता कुछ मिलता है तो वही हमको शायद हमारे दर्शन शास्त्र देते हैं। और अलग अलग तरह के क्रियाओं से जो हम गुजरते हैं, अलग अलग तरह की विद्याओं को जो ग्रहण करते हैं, इन सब का रास्ता जो है एक ही है, अपने आप को पहचान लेना। अगर आपने एक बार अपने आप को पहचान लिया, ये रूबरू हो गया अगर, तो फिर आप उसको अनसी तो नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि कम से कम उस इक्विलिब्रियम में हमेशा बंधा रहूं, या उस, इंग्लिश में बोलते हैं तो लेट्स जस्ट स्टे ग्राउंडेड, है ना? अभी यही प्रॉब्लम, हाँ, सेम फेस कर पा रहा हूँ। तो अगर वो ग्राउंडिंग हो गई एक बार, तो आई थिंक बाकी हर वेल देवी टेक्स केयर ऑफ इट। Until a point you also make some efforts. जब आप अपने आप को प्रूव कर लेते हैं कि ये डिजर्विंग हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि some higher force also does its own task to pull you or to guide you from wherever you are. आपने कोई स्टार्टअप, एक कंपनी खोली, 2-3-4 साल आपने कंसिस्टेंटली उस पर बहुत मेहनत करी, अपना इन्वेस्टमेंट दिया, सोल, हार्ट, बॉडी, एवरीथिंग, राइट, ब्लड,
किसी दिन शायद आपकी किसी की नज़र में आप आ गए, हाँ, और उसने आके अपना $1 मिलियन आपके स्टार्टअप में लगा दिया। वहाँ से आपको एक कांस्टेंट और इमीडिएट पुश मिल जाता है या पुल मिल जाता है ऊपर के लिए। बट यू हैव टू प्रूव दैट यू आर डिजर्विंग फॉर दैट हायर फोर्स टू पुल यू अप और फॉर देम टू थिंक दैट यू डिजर्व देयर अटेंशन। एक कंफ्यूजन है, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है। एक तरफ मानसिकता ये है कि मैं खुद होश में रहूं, क्या ये भी कर्ता का भाव नहीं है? होश को कैसे डिफाइन करते हो दीपक आप? होश को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं कि जो मेरे में विचार आए। पहली बात तो जो भी हमें ये लगता है कि रास्ते दो हैं, चुनाव जहां करते हैं ये करूं या नहीं, ये नहीं करूं, वो अज्ञानता है। क्योंकि होश का कोई रास्ता नहीं है, होश का एक ही मार्ग है, यही है। ओके। तो अगर अभी मैंने किसी पे गुस्सा किया या मैंने किसी पे चिल्लाया और थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ, तो वो बेहोशी थी। होश मतलब जो मेरे से किया गया और उसके बाद में मुझे पछताना नहीं पड़ा, वो मैंने खुद होशपूर्वक किया था। यही मेरे लिए तो होश की अभी डेफिनेशन है। मतलब आप चीज़ों को अभी ऐसे देख रहे हैं कि ये मैंने गलती करी, हाँ। तो उसका रियलाइजेशन है मेरे पास। हाँ। तो शायद रिग्रेट करने का भी टाइम है मेरे पास, या पश्चाताप करने का, है ना। बार बार इसी पश्चाताप को करते रहेंगे तो शायद एक दिन वो चीज़ सध जाएगी आपसे। आपने बिगिन किया इस पॉडकास्ट को शायद ड्राइविंग से और कभी आपको देखना पड़ता था कि कब किस तरह गियर चेंज करना है, कितना पाँव पे प्रेशर डालना है कि क्लच दबे, राइट। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द सेम थिंग, कंसिस्टेंसी। परिपक्व होना ही, आई थिंक उसी को साधना बोलते हैं। आप साध रहे हैं अपने आप को, अपने इमोशंस को लीक या अपनी एनर्जी को, आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू इमोशन, उसको लीक नहीं होने दे रहे आप, तो शायद इसको साध रहे हैं अभी। हम सब गुस्सा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं उस एनर्जी को हम कैसे रेगुलेट करते हैं, आई थिंक दैट इज द पॉइंट वन और टू रीच। हम सबको पहुंचना चाहिए वहां पे। शिव की बात करी आपने कि हमें शिव के समान बनना चाहिए। क्या शिव ही वो परम तत्व है, या शिव का रूप बनकर उस परम तत्व तक पहुंच सकते हैं? परम तत्व ही शिव है। ये अपनी अपनी परंपरा में लोग अपने अलग अलग नामों से जानते हैं। क्योंकि मैं एक शैवाइट हूँ और मुझे इनिशिएट किया गया है वन ऑफ दोज परंपरा जहाँ पे शिव को ही हम परम तत्व मानते हैं, तो उनको आप जो भी नाम दे दें। बट शिव शक्ति परंपरा में जहाँ पे हम शिव को अलग और शक्ति को अलग एक फॉर्म में पूजते हैं, राइट, वहाँ पे तो फिर शिव के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए। शिव एक कैरेक्टर में बंधे हुए नहीं हैं। शिव अघोरी भी हैं, शिव वामाचारी भी हैं, वो तत्पुरुष भी हैं, सद्योजात भी हैं, राइट, ईशान भी वही हैं। तो ये पांचों शिव के ही गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सच में अलग अलग हैं या फिर एक ही हैं? हैं एक ही दीपक। हाँ। बिकॉज उनका कार्य अलग है, उनके क्यारे अलग हैं, तो तत्व है, उनके एट्रीब्यूट से हम उनको अलग अलग नामों से जानना चाहें तो ग्रेट, लेकिन है एक ही निराकार ब्रह्म। यस। आपकी अपनी टीम में 5 लोग काम करते होंगे, 10 करते होंगे, टीम तो एक ही है ना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग टास्क लेके रखा है। You come in front of the camera, but are you the only one doing this? There are people helping you out to sit here and talk to me like this. कार्य अलग है, कार्य अलग है। बहुत अच्छे से समझा देते हैं आप। बहुत शायद मैं ऐसे ही समझता हूँ दीपक। बहुत कम समय में। ध्यान योग के बारे में क्या सोचते हैं? ध्यान योग के बहुत सारे अंगों में से एक अंग है। आई थिंक मुझे जहाँ तक, मेरी याददाश्त बहुत पुअर है दीपक, बट मुझे फिर भी स्मरण में आता है कि शायद लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि ध्यान एक बाई प्रोडक्ट है ऑफ बहुत सारी चीज़ों को जो हम करते हैं। ध्यान हम नहीं करते, ध्यान होता है। जैसे कि हम फल नहीं उगाते, हम बीज को रोपते हैं, वो कभी पौधा कभी पेड़, और पेड़ भी जब उसका सीजन हो तब वो फल खुद ब खुद बेयर करता है। ध्यान इज लाइक दैट फल। ध्यान वो फल है। विज्ञान भैरव तंत्र की बातें करते हैं थोड़ी सी। कीजिए। विज्ञान भैरव तंत्र में
शिव जो है पार्वती जी को सांसों की टेक्निक्स के बारे में बता रहे हैं, लेकिन तंत्र में लोग मारण मोहन उच्चाटन कर रहे हैं। दोनों अलग हैं? अलग नहीं है, दोनों को पाने के तरीके अलग अलग हैं। और एक दो कहाँ बता रहे हैं, 112 टेक्निक बता 112 और ये फिर भी बोल रहे हैं कि कोई एक तो साधु लो। तुमको 112 भी नहीं, 12 भी नहीं, हमको किसी एक को भी अगर हम कंसिस्टेंट हो जाएं उसके साथ, या हमारे साथ जो सामंजस्य बिठा ले, क्योंकि मेरे लिए हो सकता है उस 112 में से 111 रास्ते बहुत कठिन हो, लेकिन एक होगा जो मेरे लिए सहज होगा, वो जरूर होगा मेरे लिए सहज, आपके लिए शायद कुछ और। ऐसा है कि कोई एक ऐसा बेस्ट है जो सबके लिए हो, लेकिन यह सबके लिए ही अलग हो सकते हैं। सबके लिए ही अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते सबके लिए अलग हो सकते हैं। और वो उसको पहचानने का काम भी कैसा, ये भी जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो, क्योंकि मेरा अपना एक हम्बल सा छोटा सा एक्सपीरियंस है जो कि एक्सपीरियंस करता जा रहा हूँ मैं, राइट। बट अलग अलग लोगों से जब बात होती है तो उनके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, और तो ये मुझे समझ में आता है कि हाउ पीपल आर डिफरेंट एंड व्हाट वर्क फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर समबडी एल्स। लाइक एन एग्जांपल, मैं 2.5 साल का था, या 2.5 साल 3 साल से कम का, और जब भी मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ था, इट वाज अ कॉन्वेंट, वो 3 साल से कम के बच्चे को लेते नहीं। और मेरा मन था नहीं, मेरा तो हो गया सब कुछ, मेरे आसपास के जो मेरे से बड़े बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। तो फादर सेड कि हम 3 साल से पहले तो आपको नहीं ले पाएंगे, तो कुछ इंतज़ाम किया गया होगा जो भी उस टाइम मेरे फैमिली के द्वारा, और उन लोगों ने मुझे फाइनली स्कूल में डाल दिया, बिकॉज उनके हिसाब से शायद आई वॉज अ ब्राइट किड। तो मैंने 1-2 क्लास पे जंप कर ली, उसके बाद 4th 5th ग्रेड, आई थिंक वन ऑफ दीज ग्रेड्स आई जम्प्ड अप ऑल्सो बिकॉज आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, ऐसा बोल सकते हैं। तो मेरी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक की यात्रा में शायद 2 बार मैंने क्लास जंप कर ली, और ये मैं किसी को बोल भी रहा था इनफैक्ट इन द मॉर्निंग, कि अगर मैं किसी और को उसी रास्ते पे ले जाना चाहूँ तो क्या उसके लिए वो सही रास्ता होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद नहीं, राइट? नहीं। और क्या दिस विल बी टोटली अनजस्टिस, बिकॉज मैं नहीं जानता कि 4th और 5th ग्रेड में क्या पढ़ाया जाता है, और अगर उसको चाहिए होगा तो शायद मैं बता भी नहीं पाऊंगा। तो मेरी जर्नी अलग और किसी और की अलग हो सकती है। प्लेस कितना मैटर करता है साधनाओं के लिए? डेफिनेटली डज। कैसे? एनर्जी इज डिफरेंट। एनर्जीज? यस यस ऑब्वियसली। और साधना जब आप पूछते हैं दीपक, तो साधना भी एक बहुत वाइड टर्म है ना। उसके अंदर में आप किसको साध रहे हैं, उसके लिए वहाँ की एनर्जी हो सकता है ज़्यादा हेल्प करे। किस तरह की एनर्जी से आप कनेक्ट करना चाहते हैं? आप अगर चाहते हैं कि आप देवी से कनेक्ट करें और किस फॉर्म ऑफ देवी से कनेक्ट करें, तो आप उस जगह पे जा सकते हैं जो उनका क्षेत्र है। वो आपको थोड़ा पुश और थोड़ा हेल्प असिस्टेंस ज़रूर प्रोवाइड करता है। वाई डू यू थिंक अ लॉट ऑफ पीपल गो टू कामाख्या क्षेत्र? वाई डू यू थिंक कि बहुत सारे लोग उज्जैन जाते हैं या अलग अलग जगहों पे जाकर उस क्षेत्र में उस चीज़ की साधना करते हैं? अक्सर बोलते भी हैं, एंड फॉर ऑल द साधक्स हू आर अराउंड, जिस भी देवी या देवता को आप साधने की या पूजा करते हैं, उसमें कम से कम इट्स एडवाइजेबल फॉर पीपल टू टेक 1 हफ्ते का टाइम। जैसे कि अगर आप दुर्गा माँ की उपासना करते हैं, है ना, या राम जी को पूज रहे हैं या कृष्ण जी को पूज रहे हैं, तो कोशिश। कबीर कह रहे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आप कबीर बन चुके हैं अभी। तो कबीर तो अपने अंदर में ही ईश्वर को खोजते हैं। लेकिन प्लेस मैटर करता है। इट डज। जैसे कि हमको ए एज एन एप्पल के लिए ए सीखना पड़ता है पहले, हम एप्पल समझ नहीं पाते, तो तब तक के लिए तो जरूर हेल्प करता है। अगर आप उस स्टेज पे या मैं उस स्टेज पे पहुंच चुका हूं जहां पे मुझे पता है कि आई एम दैट या आई एम नॉट दैट, तो फिर प्लेस तो डजंट मैटर। इवन दिस इज अ प्लेस, ये एक क्षेत्र है इस बॉडी में जिसमें हम रहते हैं। कश्मीर की बातें बताइए कुछ, कि कश्मीर में आप ब्यूटीफुल प्लेस साधनाएं कैसे करते हैं? अपना नित्य तो जरूर करने का प्रयास करता हूँ, बिकॉज जब भी कश्मीर में रहता हूँ तो 3 या 4 महीने किसी न किसी कार्य में ही रहता हूँ। इनफैक्ट शायद आप जानते होंगे, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं वहाँ पे कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर। तो अभी जस्ट अबाउट अ वीक बैक वी फिनिश्ड आवर 3rd एडिशन। तो इसमें बहुत चीज़ें ये सीखने को मिलती है और बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है। और उस हसल बसल में जितना भी टाइम निकल पाता है, जितना भी उनकी इच्छा होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि उन मंदिरों पे ज़रूर जाऊँ जहाँ पे लोग कम जाते हैं या जो टूरिस्ट मैप पे नहीं दिखता।
आपने ही बोला था आप कश्मीर कभी गए नहीं है, बट आपने अपने मित्रों से सुना है बहुत खूबसूरत है, बहुत लिहाज से खूबसूरत है। वहाँ हर जगह का अपना अपना एक फ्लेवर होता है, राइट? कश्मीर का भी एक अपना फ्लेवर है। नाउ बिकॉज इट इज़ अ क्लोज्ड घाटी या वैली है, एक कश्मीर वैली बोलते हैं ना, वहाँ से एनर्जी का एग्जिट थोड़ा कम है। इट्स सराउंडेड बाय टॉल माउंटेन्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। ओके, सो जिस भी तरह की एनर्जी आप क्रिएट करेंगे वो वहीं पे रहेगी। Okay. आप उसको चेंज कर सकते हैं, मे बी उसका स्ट्रक्चर लिटिल बिट। और शायद जब भी मैं पहली बार जब भी कश्मीर गया हूँगा तो ये सुनते हुए कि वहाँ पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक कम्युनिटी ने दूसरे कम्युनिटी के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ, और पिछले 700-800 सालों से बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया, ये सब सुनते हैं हम और जानते हैं, पढ़ते हैं। बट फिर भी जब आप पहली बार जाएंगे तो इतने सारे खूबसूरत मंदिरों को देखकर मतलब आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि अभी भी इतना कुछ बाकी है। बट अब वो स्लो डेथ के प्रोसेस में है, बिकॉज हम जाते नहीं, हमको पता ही नहीं कि वहाँ पे भी एक मंदिर है और खूबसूरत है। तो मेरा प्रयास शायद अब ये रहता है कि उन मंदिरों पे जाऊं जो टूरिस्ट मैप पे नहीं है। ओके, तो आपने बताया कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल, या होता क्या है इसमें? साहित्य का और कल्चर का एक सेलिब्रेशन है। तो हम इसको एक कार्निवल की तरह मनाते हैं, बिकॉज कश्मीर में 5000, 6000, 7000 साल से ज़्यादा की रिटन हिस्ट्री है, और इतना लिटरेचर वहाँ पे लिखा गया है फॉर नॉट ओनली सनातन धर्म बट इवन बौद्ध लिटरेचर्स वहाँ पे बहुत सारे तंत्र के लिटरेचर्स वहाँ पे, सो नाट्य शास्त्र, सो बहुत सारा कुछ लिटरेचर वहाँ पे हो रखा हुआ है। मैं अक्सर अगेन यही चीज़ बोलता हूँ लोगों को कि भारत में 300 से ज़्यादा लिटरेचर या साहित्य के फेस्टिवल्स होते हैं। ओके, पूरे भारत भर में। हाँ, इनफैक्ट चंबल में, गोरखपुर में, हर जगह होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि वहाँ पे नेसेसरी नहीं है, ज़रूर होना चाहिए, 500 होना चाहिए, लेकिन कश्मीर जैसी जगह पे अगर ना हो तो ये आयरनी है। कश्मीर जिसको हम जानते ही हैं कि इज़ द क्राउन ऑफ इंडिया, व्हाई? बिकॉज सो मच ऑफ थिंकिंग, सो मच ऑफ स्कॉलरली वर्क, लिटरेचर वर्क, इतना कुछ हुआ है वहाँ पे, उसको अगर सेलिब्रेट नहीं करे तो हमारी ना ही ली है। It's at least a way to pay respect to our ancestors who have done so much of work there. तंत्र से लोगों को डरना चाहिए? अभी कुछ बिना नाम लेते हुए बोलूँगा, एक ऑफिस होल्डर हैं बहुत, somebody high up in the chair. She had come in the festival, कश्मीरी पंडित ही हैं वो, लेकिन बिकॉज 2-3 जनरेशन से ये जो विद्या का आदान प्रदान होता है, you give it off to your next generation and then the vidya travels to the next generation. ऐसे ही विद्या ट्रैवल करती आई है अभी हजारों सालों से, ठीक है, अभी तक, है ना? किसी भी चीज़ की विद्या 2-3 जनरेशन अगर आप निकाल दें उसके बीच से तो पूरी कड़ी टूट जाती है। तो कश्मीरियों के साथ शायद थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है कि बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच हैड हैपेंड इन कश्मीर, वो शायद कड़ी टूट गई है। तो जब उनको पता चला कि मैं कश्मीरी शैविज्म का नॉन कश्मीरी बंदा हूँ और जो कश्मीर में रहता हूँ और कश्मीरी शैविज्म का एक बहुत हम्बल सा शिष्य हूँ, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, नंबर 1। और जब थोड़ा बहुत पता चला कि शायद मैं तंत्र साधना में भी हूँ और कश्मीरी शैविज्म एक तंत्र बेस्ड फिलॉसफी है, तो वो थोड़ा डर भी गई मुझसे। मैंने उनसे पूछा मैं थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूँगा तंत्र शैविज्म, तंत्र साधना के बारे में। समाज में क्या रोल प्ले करता है? क्योंकि जो मैंने सुना है, तंत्र भारत के लिए शक्ति का भी प्रतीक रहा है। उसके बावजूद भी कश्मीर में इतने लोगों पे अत्याचार हुआ हमारे। तंत्र का क्या रोल था इसमें? आपका प्रश्न क्या है कि अगर तंत्र कहीं होता तो वहां पे लोगों पे अत्याचार नहीं होता? तंत्र का समाज में क्या इम्पैक्ट है या रोल है? तंत्र का हर समाज का जो स्मॉलेस्ट इकाई होता है, यूनिट, वो आप और मैं हैं। तो अगर हम, ये प्रश्न ज़्यादा बढ़िया होगा कि हमारी लाइफ में तंत्र का क्या रोल है, तो सिंपल सा आंसर होगा अपने आप को पहचानना कि आप कौन है। आप अपने आप को ब्रह्म समझें, शिव समझें, शक्ति समझें, लेकिन जो समझें वो जान पाएं, इसका रास्ता आपको तंत्र देता है। आप जैसे अगर 5 और लोग इसी समाज में अगर हो जाएं एनलाइटेंड, जिनको ये बात पता है, जो अब जिज्ञासु नहीं है, तो समाज का भला ही होगा। शायद आप 5 लोगों में से वो 25 लोग बनाएंगे, और इतनी एनलाइटेंड सोसाइटी
would create something beautiful. क्या बात है। चेतना का उच्च स्तर विस्तार पहले यहाँ से, पहले यात्री पहले खुद मास्क लगाएं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कुछ ऐसा अनुभव बताइए जो साधना के दौरान हुआ हो, जो आम जनता या आम लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं हो। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं दीपक। मैं एक दो इनफैक्ट अभी बहुत रिसेंटली हुए हैं। इनफैक्ट आज सुबह में भी एक रियलाइजेशन बताइए ना। सो दिस लेट्स से बडी हु आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट, फिलिप। तो आज हम सुबह में बैठ के बात कर रहे थे और पहली बार बेचारा भारत आया है। बेचारा क्या बोलूँ, बट मतलब उसने भी अपनी तरह से अपनी साधना कर रखी है और तभी वो यहाँ तक पहुँच रहा है और तभी वो मेरे साथ है। और तभी वो मेरे साथ बहुत अच्छी यात्राओं में इन्वॉल्व भी होने वाला है। तो वो यहाँ पहली बार आया। उसने शायद ये सुन रखा था यूएस में कि शायद आपके दर्शकों को ये बात भी पता नहीं होगी कि मुझे ये बात आज सुबह पता चली कि एक कहीं पे दिल्ली में केस हुआ था कि बटर चिकन किसने पहली बार बनाया। तो जानते हैं आप ये स्टोरी? मैं नहीं जानता। हाँ, ये आप जानते हैं आप? सो उसने कहीं ये सुन रखी थी बात, मुझे पहले कभी पता नहीं। तो आज जब वो दिल्ली आता है तो मुझे ऐसा लगा कि कल रात में उसने ये बात मुझसे पूछी थी कि बटर चिकन कहाँ बना था, और ये बात पूरी नहीं हो पाई। आज सुबह में वी गॉट टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, बटर चिकन के बारे में, और वो गूगल AI वगैरह चैट GPT से हम वो पूछ रहा है। तो ये सारी बातें जब हो गई तो उसने मुझे इस केस के बारे में बताया और कोई एक और रेस्टोरेंट। तो ये दो अलग अलग जगहों की बात थी और फिर उसने मुझसे पूछा कि यूवी, विच रेस्टोरेंट फर्स्ट इन्वेंटेड बटर चिकन? मैं सोच में पड़ गया। दो चीज़ें, एक तो किसी रेसिपी के ऊपर किसी एक रेस्टोरेंट का पेटेंट कैसे हो सकता है? किसी जगह पे शायद हो सकता है। भारत भर में जितनी माएँ हैं जिनके घर में चिकन बनता है वो सब घर से बाहर निकल आएंगे बोलने के लिए कि शायद मैंने किया। बटर चिकन, इसके पीछे मेरे को पूरी हिस्ट्री पता है। ये स्टोरी मैंने भी आज पढ़ी जाकर। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग वाज, ये किसी और टाइमलाइन की बात है कि ये हमारी कॉन्वर्सेशन पहले कभी हो चुकी है और उस टाइमलाइन में हमने उस टाइम इसी कॉन्वर्सेशन को यहाँ तक ही फिनिश किया था। वहाँ पे भी ये सर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप करते हो बातें। वहाँ पे भी जब फिलिप ने मुझसे पूछा था ये बात, तो उस टाइम मैंने ये सोचा था कि फिलिप ये चाहता है जानना कि इस रेसिपी का आविष्कार या इस रेसिपी को पहली बार किस शहर में बनाया गया होगा। ये मैंने सोचा था और उसको उसका जवाब देने वाला था मैं, बट मैं किसी चीज़ में बिजी हो गया। जब आज सुबह ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है तो आई रिमेंबर दैट, जिसको और ये किसी दूसरे टाइमलाइन की बात है। ये अभी बात नहीं हुई है बिकॉज फिलिप को इसकी कोई जानकारी नहीं। मैंने फिलिप से 3 बार पूछा होगा, फिलिप डू यू रिमेंबर वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन? एब्सोल्युटली नो क्लू, नो आइडिया। बट जब हम दिल्ली से अपने होटल के लिए चेक इन करने जा रहे हैं तो उसने 3-4 अलग अलग जगहों पे बटर चिकन ओरिजिनल रेसिपी हियर, ओरिजिनल रेसिपी हियर, ये 3-4 बार हो रखा है उसको, और हम सुबह में ये बातें कर रहे हैं। सो हाउ टाइमलाइन स्विच, इट्स ये एक्सपीरियंसेस आपको बताते हैं कि कितना कम जानते हैं हम। लेकिन इस चीज की श्योरिटी कैसे होना कि ये सब टाइमलाइंस दीपक देखिए, ये चीजें एम्पेरिकल होती नहीं और साइंस एम्पेरिकल है नेचर में, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, इसी को हम साइंस बोलते हैं, जिसको प्रूव कर सकते हैं। हाँ। और आप इसको मिस्टिसिज्म या मिस्टिक चीजें इसलिए बोलते हैं क्योंकि एम्पेरिकल नहीं है, आप बता नहीं सकते। आप अपने रियल लिव्ड एक्सपीरियंस को किसी और में ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। सब माया है, सब सपना है ना, सब रियलिटी है। हम तो सब रियल मानते हैं, शक्ति है। कैसे माया हो सकती है वो, या इल्यूशन कैसे हो सकता है? शिव तो सत्य है। लेकिन कहते हैं जैसी आँख खुलेगी ना, हाँ, तभी पता लगेगा कि पूरी जिंदगी बेटे नाती पोते के पीछे रोता आया है तो सब सपना था। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रियलिटी थी दीपक।
ये अक्सर बातें आप भी करते होंगे अपने मित्रों से कि जब सो के जगता हूँ और कोई सपना होता है तो समझ में नहीं आता कितना रियल था वो। मल्टीपल शेड्स ऑफ रियलिटी, दैट्स वेयर वी एक्सपीरियंस आवर लाइफ्स इन। हमने लास्ट टाइम भी शायद इसके बारे में बात करी थी। हम 3 अलग अलग एक्सपीरियंसेस को जीते हैं। एक तो ये जिसको हम बोलते हैं कि जागृत अवस्था, बट कितना ऑक्सीमोरॉन है। जिसको हम जागृत अवस्था बोलते हैं उसको वो सबसे ज्यादा लेयर्ड होती है माया से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं तो हम स्वप्न अवस्था में पहुंचते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ इंप्रेशंस की दुनिया में जीते हैं। वहाँ पे हाथ पांव काम नहीं कर रहे होते हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। दैट्स हाउ वी एक्सपीरियंस दैट रियलिटी फ्रॉम। उससे ऊपर जाएं सुषुप्ति, जहाँ पे कोई इंप्रेशंस भी लैंड नहीं कर रहे होते। वो बिल्कुल ऐसी अवस्था जहाँ पे इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो एक्चुअली में उससे ऊपर तुरिया, लेकिन आपने बताया हमने शायद लास्ट आपने पॉडकास्ट में पूरा बताया था, एक्सप्लेन किया था। लेकिन इमेजिन कीजिए कि वो अवस्था जहाँ पे हम सबसे ज्यादा जागृत हैं उसको हम सुसुप्ति बोलते हैं, और इस अवस्था को हम बोलते हैं जागृत अवस्था। अब मुझे नहीं पता आप कितना शेयर कर पाएंगे। जैसे ध्यान, योग, मेडिटेशन की टेक्निक्स, त्राटक टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तंत्र यस, लेकिन टेक्निक क्या है? यही है, ये तंत्र जैसे ही है। कि अभी आप बैठे हैं और आप क्या क्या करते हैं डेली? मेरे अपने थोड़े से नित्य हैं जो कि हर रोज उसको मचता रहता हूँ, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बोला था। हाँ। और वो बहुत सारी चीजें नहीं है। हाँ, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बताइए, जो मुझे अपने गुरुओं से और परंपराओं से होके प्राप्त हुई हैं। और उसको वो मेरे लिए भी नहीं है, और ये भी मैं अक्सर बोलूँगा आपको, जो चीज़ें विद्या के रूप में हमको मिलती हैं वो हमारे लिए नहीं होती। वो पास, यू आर जस्ट अ कैरियर, यू डू द चर्निंग एंड यू पास इट डाउन टू द नेक्स्ट वन। माध्यम है आप तक आकर वो ख़त्म नहीं होता वो रोड। तो इस बात का रियलाइजेशन है मुझे कि बहुत अमूल्य चीज़ों का कैरियर हूँ मैं भी। तो उस पे अपना जो काम है वो करना, और जब भी शायद मैं इस योग्य हूँ इसको पास डाउन कर सकूँ बिना किसी बायस के और बिना किसी कलर के, तो शायद ये मुझसे पास डाउन भी होगा। मैं रिचुअल्स की बात कर रहा हूँ सर। जैसे कि लोगों को लगता है कि तंत्र मंत्र में वो काफ़ी सारी यंत्र टेक्निक्स बनाकर वो क्या काम करती हैं, या अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान लगाना, त्राटक करना, इनर त्राटक करना, ये सारी ही चीजें काम करती हैं। बहुत सारे अलग अलग। इसकी एडवांस वर्जन क्या है, एडवांस लेवल क्या है इसका? ये तो किसी चीज को इन्फीरियर और सुपीरियर में, फिर इसी से आती है स्पिरिचुअल ईगो। स्पिरिचुअल ईगो कि मैं इससे बढ़िया हूँ, ये आपको कहीं नहीं ले जा रहा, मुझे कहीं नहीं ले जा रहा। ये सारी चीजें हैं और सबके लिए अलग अलग मार्ग हैं। तो जितना भी आपने बताया कि जो एक्सटर्नल चीज़ों पे हम काम करते हैं वो सब भी उतना ही सही है, बट उसको किसी न किसी दिन आप इंटरनलाइज कर सकें अगर आप, तो शायद आप त्रिका तंत्र में एंटर होंगे। त्रिका तंत्र, जिसका एक बहुत हम्बल सा और बहुत छोटा सा कैरियर हूँ और शिष्य हूँ, बट इट हैज़ टू बी इंटरनलाइज्ड अगेन। नहीं तो फिर आप उन सब चीज़ों के ही गुलाम बन रहे हैं, एंड द गोल इज टू बिकम लिबरेटेड। सो अगेन एक छोटी सी स्टोरी है। गंगोत्री में आई थिंक आई एम द ओनली साधु हु जस्ट रोम्स अराउंड, और साधु भी बोलूँ तो यस साधु, सब लोग कुछ न कुछ साध रहे हैं तो मैं शायद इकलौता ही ऐसा हूँ जो वहाँ पे बहुत टाइम तक रहता है। और लोग जो भी समझे मुझे, लेकिन मैं शॉर्ट्स में घूमता रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट अफ्रेड और अशेम्ड ऑफ माई न्यूडिटी। अपने शरीर से ही अगर मैं शेमफुल हूँ तो फिर किस बात का लिबरेशन? अगर अपने आप को वो दिखाने के लिए जो लोग मुझे समझते हैं उस तरह का व्यवहार करूँ, उस तरह के कपड़े पहनूँ, उस तरह से उठूँ, बैठूँ, खाऊँ, पीऊँ, सब वो करूँ, तो इट इज़ अनदर जेल दैट आई गॉट माई सेल्फ इनटू, राइट? ये तो और बड़ा जेल है तो लिबरेशन कहाँ है फिर? जैसे आपने बताया कि आप गंगोत्री में साधनाएं करते हैं। अभी हाल ही में मैंने थोड़े दिन पहले एक हिमालयन योगी का भी पॉडकास्ट किया था, हिम योगी। अच्छा। उनका भी बड़ा बेहतरीन चेतना का स्तर। जी। स्पेशल साधनाएं क्या है जो सिर्फ वहीं पर हो सकती हैं, गुफाओं में, हिमालय पे?
और वहां पे एक कैसे, क्योंकि वहां पे तो कोई साधन भी नहीं है खाने का पीने का। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। गंगोत्री मंदिर के पास अगर आप पहले नहीं गए हैं कभी गंगोत्री, या जिन लोगों ने भी मतलब आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, तो गंगोत्री एक बहुत ही हसलिंग और बसलिंग जगह है, क्षेत्र है। और गंगा माता का बोलते हैं कि उद्गम वहाँ पे, एक्चुअली मंदिर तो ज़रूर है वहाँ पे। तो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बहुत ही पवित्र धाम है। पब्लिक नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी? तो वहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे मंदिर है जो 5 से 6 महीने तक खुला रहता है, उसके पट खुले रहते हैं जब गंगा माँ वहाँ पे विराजमान होती हैं। उसके बाद उनको विंटर्स में नीचे एक दूसरी जगह है, मुखबा करके एक गांव है, जहाँ पे गंगा माँ का मुख लाया जाता है, मुखबा। तो वहाँ पे 6 महीने विराजती हैं। उनको बोलते हैं कि वहाँ उनका मायका है, तो थोड़ा नीचे आ जाती हैं। बट 4 धामों में से, उत्तराखंड के 4 धामों में से ये बहुत इंपॉर्टेंट धाम है। और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ उस प्लेस से, बिकॉज मैं अपना एक दूसरा गर्भ मानता हूँ उसको। तो मेरी लिए मेरी माँ जैसी है। तो साधन मिलते हैं वहाँ पे। और इनफैक्ट अभी कल रात में निकल रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है वहाँ पे कितनी भीड़ होने वाली होगी, बिकॉज अभी 4 धाम यात्रा का सीज़न है। और सुना है मैंने वहाँ पे कि हम लोगों ने गंगा माँ के पुत्र जो अपने आप को समझते हैं, वहाँ पे जाके गंगा माँ को बहुत दूषित करके रख रखा है हमें। तो आई होप मुझे इतना कुछ देखने को ना मिले। अभी यही कंफ्यूजन कंटिन्यू बनी हुई है। यूट्यूब पर 2 कंटेंट है, एक में बताया जा रहा 4 धाम यात्रा, अच्छा, और जैसे ही दूसरा कंटेंट खोलते हैं उसमें बुले शाह कह रहे हैं कि 4 चफेरे कानू चक्रा मारदा, जीतिया हुईया बाजिया कानू हारदा, देख ले सोना हर हर दे विच वसदा, तेरिया होकर तूता देख के हंसदा। किसको सच माने? दोनों को सच। आप मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिए दीपक कि मैं इतना प्रोफाउंड या फिर इतना डीप हूं कि दोनों में से किसी को एक गलत नहीं बोलने सर, का, आप हो ये ना गलत बोलने का की हैसियत नहीं है मुझ में। दोनों जहां से मैं देखता हूं, जितना समझता हूं मैं, दोनों अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल उचित है। ठीक है। जो जिसके पात्र के। यस, एब्सोल्युटली। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही एक्चुअल जो आपने बोला, यही डीप इसका उत्तर है। और आपने कहा इतना डीप नहीं, मैं अपने आप को इतना, ये मैंने एक्चुअल में बहुत यही इसका डीप उत्तर है। बहुत रिसेंटली सुना है अबाउट स्पिरिचुअल ईगो, और मुझे समझाया गया कि ऐसे ये होती है स्पिरिचुअल ईगो। आई स्मोक्ड, आई स्माइल्ड। मेरे अगले क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया आपने वैसे। ओके। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि आप शिव उपासक हैं, शिव भक्तों से मिले हैं जो कावड़ लेके आते हैं? मिलता हूँ, यस। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, उनकी अपने अगेन कल ये बात मैं किसी से कर रहा था कि जो हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो बहुत सारे लोगों को मदद करने का प्रयास करते हैं, वो लोगों की मदद नहीं कर रहे होते, वो अपनी मदद कर रहे होते हैं। लेकिन तो अपने ईश्वर को ये दिखाना कि मैंने इतना मील या ये करा, ऐसा करा, अपने आप को इस ग्रूवलिंग एफर्ट के करते हुए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। वो इष्ट तो आपके देखते हैं, लेकिन आपका इष्ट कौन है आपके अंदर में, तो वो आप अपने लिए कर रहे होते हैं। तो वो शुद्धि जो हो रही होती है हम सबकी अपने अपने मार्ग से, शायद वो हमारी हो रही होती है। अभी हाल ही में मैंने अपने एक विचार को खंडित किया। मेरा एक विचार था कि एक उपासक जो भगवान को पाने का पूरी जिंदगी प्रयास करता है, और एक भक्त जो भगवान से मांगने का प्रयास करता है, तो मेरा विचार गलत था कि मांगने वाला गलत है और पाने, मैंने दोनों, वो मांगेगा भी उसी से ही, मांगेगा भी उसको ही, उससे किसी और चीज को अगर मांग ले तो वो भक्त नहीं है, उससे नौकरी मांग रहा है। तो भक्ति में थोड़ी कमी है अभी। तो शायद भक्ति को उतना डीपली हम समझ नहीं पाए। अगेन उसकी वो गलत है? बिल्कुल नहीं। जब वो समझ जाएंगे तो शायद वो उसके बाद और किसी चीज को मांग नहीं पाएंगे। When you have him or her in whichever form that you worship, do you really need to ask yourself that question? सुदामा को बिना मांगे, एक वही स्टोरी नहीं है जब वो कृष्ण जी के पास द्वारका में जाकर वापस आ रहे होते हैं, उनको बेचारे मांग नहीं पाते, लीन है वो भक्ति में कृष्ण की रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रिलक्टेंट है कि अपने भगवान से कैसे मांगू,
भगवान तो मेरे चरण धुलकर और मुझे इतना सब कुछ सत्कार कर कर वापस भेजना यही कम है क्या मेरे लिए। बट उनको बिना मांगे उनके उम्मीद से शायद 100 गुना ज्यादा नहीं मिल गया क्या। सो ही व्हेन ही कम्स बैक ही हैज अ ह्यूज पैलेस, 1,00,000 गुना ज्यादा। राइट। तो भक्ति की अपनी परिभाषा है और भक्ति को भी हम उतने उस प्रोफाउंडनेस से हम समझ पाते हैं। अगर सुदामा है हम तो हम नहीं मांग सकते। आपको मिल गया है जो चाहिए था आपको, राम से मांगो क्या तो राम। क्या बात है। भैरव को किस रूप में देखते हैं? शिव ही रूप में देखते हैं? हम कश्मीरी शैविज्म में शिव को भैरव के रूप में ही जानते हैं, शिव को भैरव के रूप में ही जानते हैं, क्योंकि शिव को आप जान नहीं सकते। जिसको आप नहीं जान सकते वही शिव है। तो फिर आप कैसे समझें उनको बहुत क्लोजेस्ट, तो कुछ कार्य करते हुए भैरव। लेकिन भैरव तो रुद्र रूप बताया गया है। भैरव के तो बहुत सारे रूप हैं। आप किस रूप में देखते हैं उनको? हाँ, तंत्र में 10 महाविद्याओं का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे अभी ये बात करी हमने माँ तारा इनका। अब मैं फिर से वही एक अज्ञानता भरा प्रश्न पूछूंगा, कोई ऐसा कुछ किसी के लिए शायद वो और 10 महाविद्याओं में क्या फर्क है? महाविद्याएं एक देवी की या फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन की अलग अलग कार्यों को करती हुई शक्तियां हैं। जैसे योगिनियां हैं, अलग अलग कार्यों को करती हुई। किसके कार्य को करती हुई? तो देवी के कार्य को करती हुई। आपने कुछ और भी बोला, और कि अलग अलग देवियां हैं। तंत्र में भी शक्ति को भी कितने अलग अलग तरीकों से हम पूजते हैं। तो नवरात्रों में आप देखते होंगे 9 अलग अलग किस्म या फिर अलग अलग नाम से हम अलग अलग शक्तियों का स्मरण या फिर उनका पूजन करते हैं। हमारे यहाँ त्रिका तंत्र में 3 अलग अलग देवियों को बताया गया है, परा, अपरा, परा और परा। उसमें चौथी भी देवी आ जाती हैं। जब इन तीनों को स्टेज आप समझते हैं, इन तीनों अलग अलग देवियों या अलग अलग शक्तियों को, तो उसके बाद सब कंज्यूम हो जाती हैं एक शक्ति में, जिसको बोलते हैं पराशक्ति। तो एक परा तो यहाँ पे भी हैं जो कि एक डिविजिव फॉर्म में काम कर रही हैं, बट एक परा है जो कि जिनके अंदर तीनों किस्म की शक्तियां हैं। काली पे आ जाते हैं थोड़ा सा। तो कश्मीरी शैविज्म में ही अगेन 12 कालियों का जिक्र है, और उनको काली को 12 अलग अलग तरीके से पूजने का भी प्रावधान है। तो वी हैव 12 काली का कॉन्सेप्ट। सो वी हैव 12 डिफरेंट काइंड्स ऑफ काली, जिसमें श्वेत काली भी हैं और काली भी हैं, भद्रकाली भी हैं। सो भैरव के भी वैसे ही 8 अलग अलग रूप, और जितने अलग अलग आगम हैं, जो आई थिंक 63 या 64 भैरव आगम हैं, उसमें भी भैरव को कितने अलग अलग तरीके से बताया गया है। उनकी कितनी स्टोरीज। एक पर्सनालिटी में दीपक तो मैं आपको भी नहीं बांध पाऊंगा, तो आप भैरव को कैसे बांध पाएंगे किसी एक ही तरह से कि वो ऐसे ही है? इरैशनल सा थॉट भी है ये तो। लेकिन ये भटकाव का भी तो रीजन है। कैसे चुनाव हो? एक मनुष्य कैसे चुनाव करे अपने इष्ट का, कैसे चुनाव करे अपने देव का, कैसे चुनाव करे अपने परमात्मा का, अपने रास्ते का। ये भी एक छोटी सी स्टोरी जो अभी अभी घटी है, उसका माध्यम लेते हुए बताऊंगा आपको। तो शायद किसी न किसी के काम आएगा। हम बहुत सारे लोगों को, मुझे ऐसा लगता है अब कि हम या तो वो कनेक्ट या कड़ी छूट गई है, तो हमको पता नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है या कुल देवता कौन है, ग्राम देवता कौन है, हमारे इष्ट देवता कौन है, इष्ट देवी कौन है। शायद किसी लोगों के पास इस बात का इन्फॉर्मेशन नहीं है अब, बिकॉज हो सकता है उनके अपने एंसेस्टर्स या उनके एंसेस्टर से वो लिंक टूट गया हो। तो अभी कुछ दिनों पहले अगेन इसी फिलिप के बारे में जब बात करूंगा, तो व्हेन ही वॉचेस दिस शो ही विल बी लाइक, यू टुक माय नेम सो मेनी टाइम्स। बट पिछले 3 जनरेशन से he is not a part of India, so he is an Indian who is not lived in India पिछले 3 जनरेशन से। तो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर शायद उनको ट्रिनिडाड में ले गए होंगे ब्रिटिश। वहाँ से his family moved to the US. From the last 2 generations they are settled in the US. First time he comes to India trying to find out his roots. उसको एक लास्ट नेम पता है अपना कि ये मेरा फैमिली नेम है। ये फैमिली नेम कहाँ होता होगा पूरे भारत में, इस चीज़ को फाइंड आउट करना, और शायद उसका भी एक समझिए कि क्यूरियोसिटी लेकर यहाँ तक आना, इट्स अ बिग थिंग
फाइंडिंग योर ओन रूट्स बिकॉज इट्स द लिंक इज ब्रोकन नाउ। तो हमारे बीच में कभी ये बातें हुई, और ऐसा बहुत सारे लोगों के बीच में हुआ होगा कि अब उनको पता नहीं कि उनके इष्ट देवी कौन है, तो आप कैसे चुनेंगे उनको? तो 2-3-4 तरीके हैं जो कि सब लोग कर सकते हैं, जो भूल गए हैं, जिनके पास अभी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले उन लोगों से कनेक्ट कीजिए अगर आपके एंसेस्टर्स नहीं है या उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, तो अपने जो उस गांव में, जिस भी गांव से आपका रूट है, पता कीजिए कि वो गांव वाले कहाँ रहते हैं, क्योंकि वो ग्राम देवता उनके सिमिलर होंगे। मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है कि अगर वो पूरा गांव एक ही कुल में हो, उसी कुला में हो, तो वो कुल देवी या देवता भी आपके शायद साथ होंगे, सिमिलर होंगे, प्रोबेबिलिटीज हैं। बट अगर ये सब कुछ भी नहीं मिल पाया तो अपने आप को उस ब्रह्म में ही त्याग दीजिए। वो जिस भी एनर्जी के थ्रू आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे वो खुद कर लेंगे। बहुत सही। वो वही वाली बात आ गई कि अगर आप डिजर्विंग हैं तो वो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है आपके फर्म में आके इन्वेस्ट करेगा, वो आपको वो कैपिटल दे देगा कि आपका स्टार्टअप और बढ़िया हो जाए। जिस दिन आप उस योग्य हो जाएंगे, बिलीव मी, वो शक्ति आपसे कनेक्ट कर लेगी या किसी न किसी को माध्यम बना देगी उससे कनेक्ट करने के लिए। बहुत बढ़िया। शरीर का क्या महत्व है? शरीर का कितना बड़ा रोल है? रोल तो है, लेकिन का ही रोल है, इसका रोल है, बट इवेंचुअली वंस यू, आई थिंक, मुझे लगता है कि हर साधक के लाइफ में एक ऐसा समय जरूर आता होगा जब उसको लगता होगा कि ये शरीर एक कैद है और यहाँ से आजाद होना चाहिए। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी शरीर ही माध्यम है ना? शरीर ही माध्यम है। शरीर को, शरीर के सेल्स को, शरीर की ऊर्जाओं को रोका जा सकता है, बदला जा सकता है। हम ऊर्जा ही हैं दीपक, हम अपनी ऊर्जा को बांध सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली लीक करते रहते हैं वही ऊर्जा। उसी ऊर्जा को आप ऑरा बोलते हैं। बांधने का कोई सूत्र? बहुत सारे क्रियाएं, जैसे ये सारी चीजें हम करते रहते हैं तंत्र में। योग में भी आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं आपको इन सब चीजों को बांधने के लिए। आप बता नहीं रहे, लेकिन देखिए हम हमारे जिसको आप हार्ट चक्र या इंग्लिश में हार्ट चक्र ही बोलते हैं, उसके नीचे भी हमारे 2 अलग अलग छिद्र हैं जिससे हमारी एनर्जीज पास आउट होते रहती हैं। हम बहुत तरीके से एनर्जी लीक करते हैं। और हमारे हार्ट चक्र के ऊपर भी मुख, 2 नासिकाएं, कान, आँख, हम हमेशा, वी आर अ मैकेनिज्म विच कीप्स लूजिंग एनर्जी ऑल द टाइम। अगर हम इस चीज़ को भी थोड़ा बांध पाएं तो अपनी एनर्जीज को सबसे पहले बढ़ाने से तो पहले छोड़िए, कंजर्व करें, क्योंकि पानी भरते जाएं और वो घड़ा ही इसमें 25 छेद हो तो फिर क्या फ़ायदा, कभी भरेगा नहीं वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विचार कितनी ऊर्जाएं सक करते हैं हमारी? विचारों पे हम कितना विचार करते हैं वो हमारी ऊर्जा लेते हैं। विचार तो इज अ कांस्टेंट थिंग, वो मनस का काम है आपको विचार थ्रो करते रहना। ये सिनेमा का स्क्रीन है जिसपे कॉन्स्टेंटली वो थ्रो करता रहता है लाइट। बुद्धि का काम है डिसर्न करके पता करना कि इस चीज को मैं पिक करूं या ना करूं। क्या बात है। अभी हाल ही में एक सिर्फ यही चीज समझ में आई है कि विचार बहुत मल्टीपल चलते रहते हैं। होश चुनाव करेगा कि किस विचार को आप पकड़ो। या बुद्धि बोलते हैं उसको, बुद्धि। या और बुद्धि ने अगर चुनाव कर लिया, जैसे कि रावण को लगा कि बहुत अच्छा है ये सीता माता का अपहरण करना, मारीच को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो विचार। ये उसकी डिफरेंट बुद्धि थी। तो बुद्धि डिसाइड करती है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू। और जो डिसाइड कर लिया आपने या मैंने, उसमें ये आई लगाना कि ये मैंने डिसाइड किया, उसको ही बोलते हैं अहंकार। जब कृष्ण कहते हैं कि मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो आदमी की इतनी औकात कैसे हो जाती है कि वो विचारों का चुनाव कर पाता है? या ये भी उसी की मर्जी से होता है? ये वही अहंकार है जिसको जो अटैच करता है कि इसको मैंने किया। और उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। या पत्ते में भी तो वही है। पत्ता इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, राइट? आप कितनी एक लाइन के अंदर डिफरेंट है क्या? मैं आपसे पूछता हूं। हमारे देखने का, आपके देखने का नजरिया, इसीलिए हमारे पास द्वैत भी है, द्वैत अद्वैत भी है और अद्वैत भी है, जिसको जिससे समझ में आए। कोई बेसिक चीज ऑडियंस को जो समझ सके, उपनिषद, कोई ग्रंथ जहां से जिंदगी
को एक उस मोड़ पे दिशा दी जा सके जो परम सत्य है? जब हम छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम से लेकर परचून की दुकानों पे ये गीता का सार लिखा हुआ कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, उससे हमको जितना उस टाइम समझ में आया होगा शायद अभी थोड़ा ज़्यादा समझ में आता होगा। और ये होप करता हूँ कि मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ में आता हो या थोड़ा डीपली समझ में आता हो वही। तो ऐसे इंस्पिरेशंस हमको हर जगह चारों ओर मिलते हैं देखते में। हमारी बुद्धि का या हमारी बुद्धि का और हमारा साइट, हमारा विजन, हमारी दृष्टि, वो हमको शायद ह्यूमन बनाती है, शायद दिव्य बनाती है। तो हमारे यहाँ इंस्पिरेशंस तो और जगह हैं, हर जगह। आप उसको किस दृष्टि से किस समय देख पाए हैं। रामायण पढ़िए। ये अगेन मेरा अपना बहुत एक जर्नी, एक लाइफस्टाइल। लेकिन आप शैविज्म से आते हैं, आप कह रहे हैं रामायण पढ़िए। क्या डिफरेंट है? राम के दिल में शिव, शिव के दिल में राम। एक दूसरे को ही पूछते हैं नहीं, विचार अलग अलग हैं। एक कार्य बलि अलग प्रथा अलग मानते हैं, एक बलि प्रथा नहीं मानते हैं। कार्य अलग अलग है, ऐसी कोई बात नहीं है। अश्वमेघ यज्ञ में भी आपको लगता है कि बिना बलि के वो यज्ञ होता है, तो ये तो फिर शायद हमारा अज्ञान है। इसीलिए बोलता हूँ मेरी अपनी छोटी सी जर्नी जो रही है अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करने की, वो शायद इसमें एक बहुत बड़ा पुश रामायण ने दिया था। और मैं, आप पूछेंगे अगर क्लोजिंग रिमार्क्स, तो मैं बोलूँगा सबको एक बार रामायण उठाइए और रामायण पढ़िए। और एक दिन में काम होने वाला नहीं है, तो कम से कम एक बार पढ़िए, महीना 1.5 महीना लगेगा, दोबारा पढ़िए। राम को थोड़ा भी समझ गए तो शायद आपकी लाइफ वहाँ राम जी चेंज ही कर देंगे। लेकिन मेरे को यही चीज़ बस मेरे अंदर पता नहीं क्यों, शायद हो सकता है वही मेरी बुद्धि का चुनाव इतना उच्च स्तर पे नहीं है, लेकिन ये घुस ही नहीं पाती अंदर कि परमात्मा बलि का भूखा है या भाव का भूखा है। बलि के रूप में भी भाव ही चढ़ाते हैं आप। लेकिन इस अपना दो चीज क्या को चढ़ा अलग रहे हैं? अलग, हम अपना क्या चढ़ा रहे हैं? अपना तो क्योंकि रावण ने भी चढ़ाया था। हमने फूल तोड़ा, उसी का फूल तोड़ा, जो जिंदा था उसको मारा और उसके चरणों में चढ़ा दिया। अपना क्या चढ़ाया? अगर बलि जो बकरा था वो जिंदा था, मार कर उसी के चरणों में चढ़ा दिया। अपना क्या चढ़ाया? अपने प्रेम का फूल या अपने प्रेम की बलि? ओके दीपक, तो फिर से मैं बहुत सिंपल बोलूंगा, आप बोलेंगे वाह। तब आप इसका मतलब फूल को कृष्ण जी से अलग देखते हैं। आप कृष्ण को ही कृष्ण में चढ़ा रहे हैं। आप कुछ भी चढ़ा लें, वो उससे डिफरेंट नहीं है। तो प्रेम क्यों नहीं चढ़ा रहे? चढ़ा पाएंगे आप, चढ़ाइए। रावण तो अपना सर चढ़ाता था। नहीं, अपने शरीर का हिस्सा चढ़ाता था। कर पाएंगे आप या मैं? आई डोंट थिंक सो। वो अपना भाव चढ़ा रहा था। हम सब लोग अपने अपने तरीके से अपना भाव चढ़ाते हैं। लेकिन भाव चढ़ा के भी बचा थोड़ी पाया अपने आप को। इंटेंट, इतना करने के बाद भी शिवजी उसके प्रोटेक्शन में नहीं आए, बिकॉज ही वॉज टूवर्ड्स द साइड ऑफ अधर्म। वो अपना धर्म भी नहीं निभा रहा था। तो अगर भाव ना चढ़ाता, धर्म निभा लेता तो बहुत बढ़िया होता। वही उसकी भावना होती। ईश्वर की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी उपासना आप तभी कर सकते हैं जब आप सब चीज़ में ईश्वर को देखकर किसी चीज़ का बिना अहित किए या फिर कम से कम अहित किए आप उसको वो चढ़ा सकें। एक लकड़ी का टुकड़ा भी हो तो भी वो सबसे बेहतर गिफ्ट है आपके गुरु के लिए, या एज अ गुरु दक्षिणा बोलते हैं शास्त्रों में। ऐसा है, कुछ ना मिले तो एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा ले जाओ उस भाव से, और गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को वही दे दो। अगर आप डिजर्विंग है तो गुरु आपको उसके बदले में क्या देगा आपको भी मालूम नहीं। बहुत ही शुक्रिया आपका आने के लिए, और बहुत ही मजा आया। मुझे तो आता है। आपसे बात कर करके 1 घंटा कम में निकल गया, पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग हियर। आई थिंक दिस वाज। और कश्मीर में क्या देखने को मिलेगा अगर मैं आता हूँ आपके वहां पे पॉडकास्ट करता हूँ? क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है हमें? कश्मीर बहुत खूबसूरत सी जगह है, दैट इज नंबर 1। कश्मीर ऑल्सो भारत वर्ष में जो भारत की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं भी, उसके अंदर 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिसको तंत्र के लिए बोलते हैं हब ऑफ तंत्र, जहाँ से तंत्र अभी भी उस ऐसे समझिए कि स्कूल ऑफ तंत्र। हर यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीके से किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन देती है आपको। तो वैसे ही 3 यहाँ पे भारतवर्ष में, कश्मीर, बंग जिसको बंगाल समझें आप, एंड केरला, ये 3 बहुत उच्च
क्षेत्रों में गिने जाते हैं तंत्र के स्कूल में। तो बी ओपन टू व्हाट यू वुड रिसीव, यू जस्ट डोंट नो। कुछ चीज़ें आपको बहुत आश्चर्यचकित कर देंगी। और अगेन हमारे अपने अपने इनसाइट्स की बात है और हमारे अपने अपने एंटेनास की कि व्हाट डू वी ग्रैब। अभी रिसेंटली वहाँ पे एक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि ये मंदिर कश्मीर के टूरिज्म मैप में नहीं आता। एक ज्वाला देवी का मंदिर है, खरू करके एक जगह है वहाँ श्रीनगर से अबाउट 20-22 किलोमीटर दूरी पर। और वही ज्वाला देवी जो शक्तिपीठ है हिमाचल में, उनकी एक ज्वाला किसी कश्मीर के राजा ने 9वीं या 10वीं शताब्दी में वहाँ से उनका एक अंश लेकर वहाँ पे गए थे। सो ज्वाला अब वहाँ कश्मीर में भी जलती है। और वहाँ पे एक भैरव मंदिर भी है ठीक देवी के ऊपर। वहाँ पे उनको चढ़ता ही लिवर है, लैम्ब का लिवर। एक और बहुत खूबसूरत सा मंदिर है शारिका देवी का मंदिर, जो कि बिल्कुल शंकराचार्य मंदिर के जो कि बहुत फेमस है, उसके ठीक ऑपोजिट दूसरे हिलॉक पे लोकेटेड है। तो बोलते हैं लेजेंड्स कि जब शंकराचार्य इस मंदिर पे आए थे, शिव मंदिर पे, जिसका नाम गोपाद्री हिल है, शंकराचार्य मंदिर बोलते हैं अभी फिलहाल, तो वो ध्यान कर रहे थे किस पे, तो उस देवी पे, शारिका पे। जब वहाँ जाएंगे अगेन तो वहाँ की एनर्जी आपको बिल्कुल ऑफ द फुट कर देगी, वो आपको एलिवेट कर देती है। इनफैक्ट आई हैव हर्ड सम पीपल एक्सपीरियंसिंग दिस एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड व्हाइल इन ध्यान। वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेटिंग एनर्जी है वहाँ की। और वहाँ देवी को प्रसाद क्या चढ़ता है अगेन? लिवर। वो भी कैसे? तो देवी को चढ़ाते प्रसाद हैं ऊपर फेंक कर आकाश में, और वहाँ जितने भी गिद्ध, चील ऐसे पक्षी हैं वो आकर वो उसको ग्रहण करते हैं, और हम मानते हैं कि ये देवी ने ग्रहण किया। सो कश्मीर आपको थोड़ा सा रोमांचित करेगा और बहुत ब्यूटीफुल है। मेनी लेयर्स टू इट। बिल्कुल, मैं आपके साथ ऐसे मल्टीपल वहाँ के जैसे आप बता रहे हैं काफ़ी सारे मंदिर हैं, उनमें जाना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत। और उनमें जाके वहीं के मंदिरों की बातें करेंगे। अगर उनकी ऐसी ही इच्छा है तो वुड बी ग्रेट। उनकी इच्छा के विरुद्ध तो हम जा ही नहीं सकते। बहुत ही मजा आया, धन्यवाद आपका आने के लिए। बहुत ही मजा आया आपसे। थैंक यू दीपक। हर हर महादेव। आदेश अलग आदेश।